शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो आज की कक्षा बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि जब व्यंजन वर्णों के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो आप सभी लोग सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कर देंगे। फिर हम आज की कक्षा को शुरू करेंगे। तो एक बार सभी लोग ये काम कर दीजिए, फिर हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। और आज की कक्षा में हम व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में जो था स्वर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं और उनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारी मुख से जो वायु निकलती है वो निर्बाध रूप से निकलती है। निर्बाध का मतलब होता है बिना बाधा के, बिना रुकावट के। वो जब हम स्वर को उच्चारित करते हैं तो जो वायु रहती है वो निर्बाध रूप से निकलती है। चलिए हम आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे कि हिंदी के व्यंजन वर्ण। आज हम हिंदी के व्यंजन वर्णों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा हम देखेंगे। परिभाषा इसकी है कि व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो स्वर थे वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे, उसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती थी। व्यंजन में कह रहा है कि व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। यानी जो व्यंजन वर्ण हैं वह बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। सपोज दैट हम लोग उदाहरण में जैसे यहाँ पे क ले लिए। जब हम क बोलते हैं तो इसमें अ भी आता है। जब आप क बोलेंगे क तो उसमें अ भी आएगा। आप स्वतः ही उसको उच्चारित करके देख सकते हैं कि जब आप क का उच्चारण करेंगे तो उसमें क एक व्यंजन ध्वनि है और अ जो है यह एक स्वर है। यह स्वर है और क जो है व्यंजन है। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखेंगे। जैसे हम ख यहाँ पे लिख दिए। अब ख को जब आप उच्चारित करेंगे तो ख लास्ट में अ जरूर आ रहा है, तो यहाँ पे ख प्लस अ। आगे हम पढ़ेंगे कि जिस वर्ण के नीचे हलंत्र लगा होता है उसको हम आधा पढ़ते हैं और जिसके नीचे हलंत्र नहीं लगा रहता है उसको हम पूरा पढ़ते हैं। तो जब इसका हम विच्छेद करेंगे, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ख प्लस अ मिला के होता है ख। यानी यह एक स्वर है, यह एक व्यंजन ध्वनि है और यह स्वर ध्वनि है। यही चीज़ें आपको स्पष्ट करके बतानी थी कि जो व्यंजन वर्ण हैं वह बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते, यानी उनमें स्वरों का संयोग होता है। वह उसमें स्वर जुड़े होते हैं। यहाँ जैसे आप पढ़ेंगे क ख ग घ अंग, तो इन सभी में आखिरी में जब आप उच्चारित करेंगे और इसको अलग अलग करके देखेंगे तो आखिरी में अ का उच्चारण ज़रूर होगा। यही चीज़ें आपको बतानी थी, इसीलिए मैं इसका खंड करके आपको बताया हूँ। स्वर में क्या होता था कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे, उसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती थी। जब स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे तो उसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती थी और जो मुख से वायु निकलती थी वह निर्बाध रूप से निकलती थी, बिना रुकावट के निकलती थी। और मैं बताया था, बार बार बता रहा हूँ कि स्वर की संख्या 11 होती है। जो आखिरी के दो वर्ण बचते हैं अंग और अ, उनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है कि जिसका योग न होने पर भी साथ रहे, उसको हम अयोगवाह कहते हैं। ये चीज़ें पिछली कक्षा में आपको बता दी गई हैं। व्यंजन वर्णों के बारे में हम देख रहे हैं। तो व्यंजन वर्ण वे होते हैं जो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते हैं, यानी उनमें स्वरों का संयोग जरूर होता है। और इसमें जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से ध्वनि वायु निकलती है वह हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ इसको स्पर्श यानी मुख के किसी भाग विशेष से स्पर्श करती हुई निकलती है। ये चीज़ें भी हम आगे देखेंगे।
और इसका उच्चारण स्थान भी देखेंगे कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान किस प्रकार है। जब मैं कक्षा शुरू किया था, यानी जब हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय आपको दिया गया था, तो मैं एक संक्षेप में आपको बताया था कि स्वर का उच्चारण स्थान क्या है और व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। इसके अंतर्गत हम फिर व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। अब आगे आता है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। यह प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछ सकता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है या फिर हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप याद रखेंगे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। फिर आगे इसके आगे आता है कि इसकी निम्नलिखित 3 श्रेणियाँ होती हैं। व्यंजन वर्णों की निम्नलिखित 3 श्रेणियाँ होती हैं। जिस प्रकार हम स्वर की श्रेणियाँ देखे थे जिसमें दीर्घ था, ह्रस्व था, दीर्घ था और प्लुत था, ठीक उसी प्रकार व्यंजन की 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, फिर दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। इसके बारे में भी हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे और आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यानी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वह कौन से वर्ड आते हैं, इसकी चर्चा की जाएगी। फिर अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं ये भी बताया जाएगा और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। एक बार फिर मैं व्यंजन की परिभाषा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि व्यंजन वह होते हैं जो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते हैं और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वह हमारे मुख के किसी भाग विशेष से टकराती हुई आती है। यानी वह कहीं ना कहीं टकराती हुई आती है, बिना, जैसे स्वरों में निर्बाध रूप से बिना रुकावट के आती थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं टकराती हुई आती है। फिर अब इसमें जो इसकी 3 श्रेणियां हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, इनमें पहली श्रेणियाँ जो आती है स्पर्श व्यंजन, इसको हम देखेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। यानी जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वर्ड आते हैं वह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्णों में विभक्त हैं। ये जो हैं, जो स्पर्श व्यंजन हैं, इसमें 5 वर्ग बनते हैं और पांचों वर्गों के अलग अलग उच्चारण स्थान है। इसको हम आगे ग्राफ के माध्यम से देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। और जो उनका अलग अलग वर्ग है उसका उच्चारण अलग अलग स्थान से, यानी किसी का कंठ से होगा, किसी का तालु से होगा, किसी का मूर्धा से होगा, दंत से और ओष्ठ से। इस प्रकार इसके उच्चारण स्थान होते हैं। तो अब हम जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वर्ड आते हैं उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। को हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, यहाँ पे आप व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं उसको यहाँ पे लिखा गया है। ये सभी क्या हैं? ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। यह सभी स्पर्श व्यंजन हैं। और हम परिभाषा पढ़ रहे थे तो उसमें यही लिख रहा था कि इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से होता है। तो जो यहाँ पे लिखा गया है ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। आप देख लेंगे स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये क, च, ट, त, प, ये सारे वर्ग जो हैं यह स्पर्श व्यंजन हैं। यहाँ पे देखेंगे इस जात के 5-5 व्यंजनों के लिए 5 वर्ग बना दिए गए हैं। यानी इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 व्यंजन हैं और
1 2 3 4 5 और 5 वर्ग हैं, यानी पाँचों वर्ग में 5-5 व्यंजन आते हैं। यानी स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 और इसमें इसका उच्चारण स्थान भी दिया गया है। हम इसको देखेंगे कि क वर्ग, यहाँ पे दिया है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। पहला क, ख, ग, घ, अंग, यह सभी क वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसका ट्रिक ऐसे बना लेंगे कि जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है उसका कंठ है, उसका उच्चारण स्थान कंठ है। यहाँ पे आप देखेंगे क है, यानी इसको क को हम कॉमन ले लेंगे और इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है उसका कंठ उच्चारण स्थान है। यानी जब हम इस व्यंजन वर्णों को उच्चारित करते हैं तो हमारी जिह्वा कंठ से स्पर्श होती है, तो इसको हम याद कर लेंगे। फिर अगला जो वर्ग है वह है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। इसका जो उच्चारण स्थान है वह तालु है। जो च वर्ग का उच्चारण स्थान है वह तालु है। फिर अगला जो वर्ग है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है और इसमें इसके अंतर्गत आने वाली जो व्यंजन वर्ण हैं उसको हम देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, ड़। यानी ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजन वर्ण जो हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़ और इसका जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा है। यानी इसको भी आप याद रखेंगे। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि इन्हीं 4 व्यंजन वर्णों को दे देगा और पूछ देगा इसमें से कि कंठ किसका उच्चारण स्थान है या फिर तालु किसका उच्चारण स्थान है। तो इस पैराग्राफ को आप दिमाग में सेट करेंगे, इसको दिमाग में बैठाने का प्रयत्न करेंगे या तो फिर आप याद करने का प्रयत्न करेंगे और यदि आप चाहें तो कहीं नोट कर लेंगे, क्योंकि इससे निश्चित रूप से 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं। आप पिछली परीक्षाओं के जो पेपर हैं उनको उठा के देखेंगे तो वर्णमाला से निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। फिर आता है त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजन वर्णों को हम देखेंगे त, थ, द, ध, न और इसका उच्चारण स्थान दंत है। फिर प वर्ग आता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। जब इसको उच्चारित करेंगे प, फ, ब, भ, म, तो आप देखेंगे कि हमारे दोनों ओठ आपस में टकरा रहे हैं, तो इसको तो स्वतः ही पता चल जाएगा। और इसके अंतर्गत व्यंजन वर्ण है वो है प, फ, ब, भ, म। मुझे आशा है कि निश्चित रूप से ये कक्षा आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं अपना जितनी भी तरीका मुझे आता है मैं आपको अच्छे से अच्छे आसान से आसान तरीके में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और आप थोड़ा सा यदि ध्यान दें तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आने वाले आपको सारे वर्ड और जो इसका उच्चारण स्थान है ये सभी याद हो जाएंगे। पहले तो आप याद कर लेंगे कि क, च, ट, त, प। यहाँ पे आप याद कर लेंगे क, च, ट, त, प। ये जो 5 वर्ग हैं यह स्पर्श व्यंजन है और इनका उच्चारण स्थान क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ क्रमशः है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। इस ग्राफ को आप दिमाग में बैठाने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप चाहें तो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको याद रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखने का प्रयत्न करेंगे। यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ये सारे वर्ड। अब फिर अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। जैसा कि मैं आपको बताया था कि व्यंजन की 3 श्रेणियां होती हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म।
अगली जो श्रेणी है अंतस्थ व्यंजन, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं य, र, ल, व। इसके अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन इसको कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ को परस्पर सटाने से होता है। इनका उच्चारण, जो अंतस्थ व्यंजन हैं, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ को परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, यानी कहीं यह पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं य, र, ल, व, और इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ को परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। यह चारों जो अंतस्थ व्यंजन हैं, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अब इसके बाद जो इसकी आखिरी श्रेणी है वह आती है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आएंगे, इसको भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत ये 4 वर्ड आते हैं य, र, ल, व, इसको आप याद रखेंगे। अब हम ऊष्म व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी श्रेणी को देखेंगे। तीसरी श्रेणी क्या है? ऊष्म व्यंजन। जो व्यंजन वर्ड की तीसरी श्रेणी है वह व्यंजन वर्ड है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो 4 व्यंजन वर्ड आते हैं य, र, ल, व, उसको आप याद रखेंगे और इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। इसको हम देखेंगे कि इसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म का मतलब होता है गर्म वायु से होता है। और ये 4 होते हैं श, ख, श, ह। ये 4 व्यंजन वर्ड होते हैं। इस चीज़ों को भी आप याद रखेंगे और इन्हीं चारों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं चारों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ये भी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न, जब इसको हम उच्चरित करते हैं तो रगड़ या घर्षण से उत्पन्न जो हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है उसका उच्चारण इसी प्रकार होता है कि जब हम इसको उच्चरित करते हैं तो हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। अब एक चीज़ और बतानी आवश्यक है कि इन तीनों का उच्चारण एक ही होता है, लेकिन इसे हम तालव्य स कहते हैं और इसे मूर्धन्य और इसे दंत। इन तीनों स का जो नाम है इसको हम तालव्य स कहेंगे और जो ये है इस स को हम मूर्धन्य स कहेंगे और इसको दंत स कहेंगे। यानी कि जो सलजम वाला स है इसको हम तालव्य स कहेंगे और फिर जो षटकोण वाला स है इसको हम मूर्धन्य स कहेंगे और जो सरौता वाला स है इसको दंत स कहेंगे। ये चीज़ें भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। यह व्यंजन वर्णों के अंतर्गत सारी चीज़ें थी। व्यंजन वर्णों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ये इनमें आने वाले वर्ड जितने होते हैं इसके बारे में आपको बताया गया और वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 होती है। ये 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन, फिर 4 अंतस्थ व्यंजन और 4
ऊष्म व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन। अब इसको हम जब जोड़ेंगे 25, 4 29, 4 33, यानी 33 व्यंजन होते हैं, कुल 33 व्यंजन होता है। ये सारी चीज़ें इसको जिस 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एक एक श्रेणी करके मैं आपको बता दिया हूँ। अब यह व्यंजन वर्ण जो थे यह समाप्त होते हैं। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे कि अगली कक्षा में हम लोग इसको देखेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और सघोष ध्वनियाँ। इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक अवश्य देखें। यदि आपको वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन मिस न करना हो तो आप इसको शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होंगी और परीक्षाओं में अवश्य मिलेंगी। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।